हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुरैया स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जीव विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जीव विज्ञान के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सभी को डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यह किताब रुक्मिणी पब्लिकेशन का है, जो पटना कोचिंग द प्लेटफॉर्म के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, यह सभी किताब का रामबाण किताब है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस किताब को पढ़ लिए ना तो जीव विज्ञान के कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। एग्जाम में आप 100/100 स्कोर करके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस बुक में फ्रेंड्स हम लोग 6000 बायोलॉजी का टॉप मोस्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज कंसेप्ट पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन लाइनर अप्रोच। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए सफिशियंट है। इस वीडियो को देखने के बाद जीव विज्ञान के कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे आपका रेलवे, एसएससी, बीएसएससी, स्टेट पावर कॉर्पोरेशन, स्टेट पुलिस, सीटेट, बीटेट, एसटीटी, बीपीएससी, सीसेट, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रुक्मिणी प्रकाशन द्वारा जो भी बुक लॉन्च किया जाता है ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका हम लोग कंटेंट पढ़ लेते हैं। कंटेंट में फ्रेंड्स हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। कंटेंट में फ्रेंड्स हम लोग का देखिए बायोलॉजी के अंतर्गत पहला, इसमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, जो आपका 5 से 40 पेज के अंतर्गत होगा। इसके बाद कोशिका सेल जानेंगे, इसके बाद कोशिका विभाजन, ठीक है, सेल डिवीजन, इसके बाद ऊतक के बारे में जानेंगे, पौधा ऊतक, जंतु ऊतक, ठीक है, इसके बाद पोषण तथा पाचन, न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगला जो चैप्टर 5 है श्वसन तंत्र है। इसके बाद कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम एंड उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन, ठीक है। उसके बाद है जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोन, पादप एवं जंतु हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, अनुवांशिकी, जेनेटिक्स, पोषक पदार्थ इसे पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट्स के बारे में। नेक्स्ट आपका चैप्टर है बीमारी के बारे में, डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, प्रदूषण, पोल्यूशन के बारे में, परिस्थितिकी, इकोलॉजी के बारे में, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के बारे में, परागण, पोलिनेशन के बारे में। एंड 19 जो चैप्टर होगा पौधे का विभिन्न भाग एवं पौधा का वर्गीकरण, ठीक है। और 20वां चैप्टर होगा पौधे जंतु का वर्गीकरण। और 21वां चैप्टर होगा लास्ट चैप्टर जैव विकास, ठीक है, इवोल्यूशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, यही आपका बायोलॉजी का 21 चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें का मतलब सबसे पहला चैप्टर जो इसका इंट्रोडक्शन और कोशिका है, जो सेल थ्योरी है, इसको फ्रेंड्स शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के पास इसको, जितने भी आपका सोशल मीडिया ग्रुप होगा, व्हाट्सअप, फेसबुक ग्रुप, सभी में शेयर करना जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की बायोलॉजी टॉपिक में, बायोलॉजी बुक में हम लोग जानेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, यानी ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे फ्रेंड्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और बार बार पिछले वर्ष किसी भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। तो ये फ्रेंड्स, सबसे पहला शुरू करते हैं आपका सेल के बारे में, कोशिका के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको पता है, जीवन की मूल इकाई, यानी जीवन की जो मूल इकाई है उसको सेल कहा जाता है। ठीक है, आपको पता होगा कि जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है उसको कोशिका कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो पहले बायोलॉजी के बारे में जान लें कि जीव विज्ञान क्या है। फ्रेंड्स, जो आपका बायोलॉजी है यह 2 शब्द से बना है, एक बना है बायो और एक बना है लोगस। ठीक है फ्रेंड्स, बायो शब्द का अर्थ है लाइफ, बायो शब्द का फ्रेंड्स क्या अर्थ है, लाइफ है, और लोगस का अर्थ है स्टडी। यानी बायोलॉजी 2 शब्द बायोस और लोगोस से बना है, जिसका अर्थ बायो का अर्थ है लाइफ और लोगस का अर्थ है स्टडी से बना है। इसका अर्थ है जीवों का अध्ययन। यानी बायोलॉजी का अर्थ कहा जाए तो इसका अर्थ ही होता है जीवों का अध्ययन, यानी जीवों के बारे में स्टडी करना ही बायोलॉजी कहलाता है। चलिए, बायोलॉजी से रिलेटेड पहला शब्द जान लेते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट शब्द। फ्रेंड्स, पहला शब्द है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग पहली बार 1801 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क और जर्मन वैज्ञानिक ट्रेवरेनस ने किया था। ठीक है,
तो फ्रेंड्स यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग कब किया गया, तो 1801 में किया गया। ठीक है, दो वैज्ञानिक थे, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिसका नाम था लेमार्क और एक जर्मन वैज्ञानिक था जिसका नाम था ट्रेवेरियस। ठीक है, इन दो व्यक्तियों ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद अरस्तु ने जीव विज्ञान को विज्ञान की अलग शाखा के रूप में स्थापित किया, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो अरस्तु थे वो विज्ञान को अलग अलग ब्रांच में मतलब इसको बांटे। ठीक है, इसलिए जो विज्ञान जीव विज्ञान का वास्तविक पिता कहा जाता है वो आपका अरस्तु को ही माना जाता है, क्योंकि इसने विज्ञान को अलग अलग शाखा में बांटा था। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, जीव विज्ञान की दो शाखा है। ठीक है, जीव विज्ञान की फ्रेंड्स शाखा की बात करें तो इसका दो ब्रांच है। जीव विज्ञान की कितनी शाखा है, दो शाखा है। पहला है वनस्पति विज्ञान, दूसरा है जानते हैं जो बायोलॉजी का पहला से जो शाखा है फ्रेंड्स है, पहला जो शाखा है उसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, दूसरा है जंतु विज्ञान। फ्रेंड्स, आपका वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी क्या है। ठीक है, आइए इसको जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपका बोटनी शब्द है, बोटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बोस्केन से हुई है। ठीक है, बोटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द है। ठीक है, बोस्केन से हुई है जिसका अर्थ है चरवाही होता है। ठीक है, चरवाही करवाना होता है आपका बोटनी का अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स है, थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में 500 प्रकार के पौधे का वर्णन किया था, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ से एग्जाम में आने वाला सवाल है कि वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में 500 प्रकार के वनस्पति पौधे का अध्ययन किया था और इसका वर्णन किया है। यह किताब एक लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स है अरिस्टोटल, जिसको अरस्तु भी कहते हैं, यानी अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो आपका वनस्पति विज्ञान है, बोटनी है, उसका पिता है थियोफ्रेस्टस और जो जंतु विज्ञान है इसका पिता है अरस्तु। अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपनी जंतु इतिहास हिस्टोरिया एनालियम में नामक पुस्तक में 500 जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का वर्णन किया है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमिलियम। इसमें फ्रेंड्स 500 जंतु के बारे में ठीक है, इसमें रचना किया है, वर्गीकरण किया है और इनके जनन के बारे में, स्वभाव के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा कि जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है और जो आपका क्या बोलते हैं पौधा विज्ञान जो आपका है, वनस्पति विज्ञान है, इसका जो पिता है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं, सम ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। फ्रेंड्स, जो पहला शाखा है जीव विज्ञान का उसको बोलते हैं एनाटोमी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एनाटोमी। आपको दिख रहा होगा, जूम कर दे रहा है, एनाटोमी। जंतु एवं पौधों की आंतरिक संरचनाओं का विच्छेदन के पश्चात अध्ययन, यानी एनाटोमी जो बायोलॉजी का ब्रांच है, इसमें क्या अध्ययन किए जाते हैं, जंतु एवं पौधों की आंतरिक संरचनाओं का विच्छेदन के पश्चात अध्ययन, यानी जो भी जंतु और पौधे का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको मतलब विच्छेद करके, उसको तोड़कर उसके भीतर का मतलब अध्ययन करना, इसको बोलते हैं एनाटोमी। नेक्स्ट ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। इस ब्रांच में क्या अध्ययन किए थे फ्रेंड्स, तो जैविक पदार्थ के रासायनिकों का रासायनिक संगठन, प्रकृति, निर्माण की प्रवृत्ति, कार्यविधि, जैविक क्रियाओं के संबंध में अध्ययन। ठीक है, यानी बायोकेमिस्ट्री में पौधों के जैविक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो फ्रेंड्स ब्रांच है वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में कोशिका एवं उसके अंगों की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। कोशिका एवं उसके अंगों की संरचना और कार्यों के बारे में अध्ययन किस में किया जाता है, साइटोलॉजी में। नेक्स्ट जो आपका ब्रांच है इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है, जंतु एवं पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। जंतु और पर्यावरण के बीच क्या संबंध है, इसको इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में फ्रेंड्स जीवों के जन्म लेने तक की परिवर्धन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। जीव जब तक जन्म लेता है तब तक जो भी इसका अवस्था होता है, जो भी इसका स्टेज होता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है एम्ब्रियोलॉजी में। नेक्स्ट फ्रेंड्स है एंडोक्रिनोलॉजी। एंडोक्रिनोलॉजी में जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथि एवं हार्मोन की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में जीवन की उत्पत्ति एवं क्रमिक
विभेदीकरण या जाति की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है इवोल्यूशन में। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी फ्रेंड्स सूक्ष्मदर्शी द्वारा ऊतक का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट है यानी ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में संक्रमण के प्रति जीवों की प्रतिरोधकता का अध्ययन किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स ब्रांच है साइंस का आपका लिम्बोबायोलॉजी। लिम्बोबायोलॉजी में स्वच्छ जलीय झीलें, तालाबों एवं धाराओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में जंतुओं के आकार एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। जंतु के आकार और उसके स्ट्रक्चर के बारे में मॉर्फोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पेलियोजूलॉजी। पेलियोजूलॉजी में जंतुओं के जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म का अध्ययन पेलियोजूलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में किया जाता है जीवों के अंदर विभिन्न भागों के कार्यों का अध्ययन किया जाता है फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट है रेडियोबायोलॉजी। इसमें जीव पर रेडियो सक्रियता के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है कि जीव पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट का क्या असर होता है, इस पर अध्ययन किया जाता है रेडियोबायोलॉजी में। नेक्स्ट है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में जीवों का वर्गीकरण एवं उसका अन्य जीवों के साथ उद्विकासीय संबंध का अध्ययन किया जाता है टेक्सोनॉमी में, यानी जीवों का वर्गीकरण एवं दूसरे जीवों के बीच उसका क्या संबंध है, इसका अध्ययन किया जाता है किसमें, टेक्सोनॉमी में, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं कुछ और ब्रांच की तरफ जो बायोलॉजी का ब्रांच है। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका ब्रांच है जूजियोग्राफी। आपको दिख रहा होगा, इसको जूम कर दे रहा है फ्रेंड। जूजियोग्राफी में संपूर्ण पृथ्वी पर जीवों के वितरण का अध्ययन किया जाता है, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर जीव किस तरह बांटा गया है, इसको बोलते हैं जूजियोग्राफी में। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका जो बायोलॉजी का पार्ट है ब्रांच है, इसको बोलते हैं जूपैथोलॉजी। जूपैथोलॉजी में जंतुओं के रोगों का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं के रोग के बारे में जूपैथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स अब जानते हैं जीव विज्ञान की कुछ विशिष्ट शाखाएं, ठीक है, स्पेसिफाइड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का एक दो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है, इसलिए इसको एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा ताकि क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ जानने वाले हैं, पूरा सेल के बारे में जानेंगे। थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा लेकिन एक एक स्टेप को जानेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है एक्रोलॉजी। क्या इसको बोलते हैं फ्रेंड्स, एक्रोलॉजी जो ब्रांच है इसमें टिक्स एवं माइट्स का अध्ययन किया जाता है। टिक्स एवं माइट्स का अध्ययन एक्रोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आप लोग जानते होंगे, इसमें कृषि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एंजियोलॉजी। इसमें धमनी एवं शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आपका है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, पुष्प का अध्ययन किस में किया जाता है, एंथोलॉजी में। नेक्स्ट आपका है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है बायोलॉजी। बायोलॉजी में मॉसेस, लिवरवार्ट्स एवं हार्नवार्ट्स का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हृदय का अध्ययन किया जाता है, हार्ट का स्टडी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में शारीरिक त्वचा का अध्ययन किया जाता है, शरीर का जो त्वचा है उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इपिडेमियोलॉजी। इपिडेमियोलॉजी में परजीवियों का संक्रमण तथा व्यापक रोगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इंथोलॉजी। फ्रेंड्स इंथोलॉजी ब्रांच में मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। इंथोलॉजी में मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। इसका नेक्स्ट है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में रोग के कारण का अध्ययन किया जाता है कि रोग आखिर किस प्रकार हुआ, क्यों होगा। जेरंथोलॉजी। जेरंथोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है गायनिकोलॉजी। इसमें मादा प्रजनन अंग का अध्ययन किया जाता है। मादा प्रजनन अंग का अध्ययन किया जाता है गायनेकोलॉजी में। फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा लाइक कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे ही वीडियो रेगुलर पाने के लिए पूरा बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का सभी किताब को कवर करने वाला है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन दबा दें, यह बिल्कुल फ्री है, ठीक है। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं करता है। और वीडियो को पूरा देखिए और एग्जाम अपना ड्रीम जॉब निकालिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी में फ्रेंड्स रक्त का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, रक्त का अध्ययन। नेक्स्ट ब्रांच है हिप्टोलॉजी। हिप्टोलॉजी में यकृत का अध्ययन किया जाता है। कैलोलॉजी। कैलोलॉजी में मानव सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है कैलोलॉजी में। नेक्स्ट है
लेप्रोलॉजी, लेप्रोलॉजी में कुष्ठ का अध्ययन किया जाता है। लेप्रोलॉजी में कुष्ठ रोग का, लेप्रोसी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मोलिकुलर बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी में आणविक स्तर पर जीवन विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, आणविक स्तर पर, बहुत ही छोटे स्तर पे। नेक्स्ट है मिरमेकोलॉजी में चींटियों तथा चींटखोर का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, मिरमेकोलॉजी में। नेक्स्ट है निमेटोलॉजी, निमेटोलॉजी में फ्रेंड्स अध्ययन किया जाता है किसका, आपको पता होना चाहिए। निमेटोलॉजी में निमेटोड्स, शुक्र कृमि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजी में वृक्क का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में मस्तिष्क सहित तंत्रिका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ब्रांच है ओनिकोलॉजी, इसमें ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है, ट्यूमर। उलॉजी, उलॉजी में फ्रेंड्स पक्षियों के अंडों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी में फ्रेंड्स हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है कि ऑस्टियोलॉजी किससे संबंधित है, तो अस्थियों का अध्ययन से, ठीक है, हड्डी इसमें अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पिलियंटोलॉजी, इसमें जीवाश्मों एवं उसके वितरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पोमोलॉजी, इसमें फल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है राइनोलॉजी, इसमें नाक एवं घरान अंग का अध्ययन किया जाता है, नाक के, ठीक है, राइनोलॉजी में। नेक्स्ट ब्रांच है सीरोलॉजी, इसमें सीरम का अध्ययन, एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच है, नेक्स्ट है सर्पेंटोलॉजी में सांप का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद ट्राइमोलॉजी में दीमक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी में औषधियों एवं हानिकारक यौगिकों के विषैले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक्स में रोग ठीक होने का विज्ञान के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी रोग कैसे ठीक होगा इसके बारे में, थेराप्यूटिक्स में। ट्रोफोलॉजी में पोषण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स ब्रांच है वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है। और अगला ब्रांच है जूफाइटोलॉजी में जीव के ढेर यानी ड्रिफ्टिंग जैसे डाइटम का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स इस लेक्चर का कुछ का सिद्धांत का अगर PDF चाहिए तो मोरया स्टडी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आपको वीडियो जो PDF है और वीडियो की लिंक बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे, अगले पेज पे। चलिए अगला जो फ्रेंड्स आपका पेज है इस पर हम जानेंगे जाइमोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो जाइमोलॉजी ब्रांच में, और इसमें कुछ नहीं करते हैं, इसमें देखो फ्रेंड्स किण्वन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। किण्वन का अध्ययन किसमें होता है, जाइमोलॉजी में। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका ब्रांच है ऊतक विज्ञान, ऊतक विज्ञान यानी हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, यानी टिश्यू के बारे में आपका हिस्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान में यानी साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद शारीरिकी एनाटॉमी में पौधों की संपूर्ण आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद वर्गीकी टेक्सोनॉमी में लक्षणों के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया जाता है, यानी पौधों में लक्षण किस प्रकार के हो रहे हैं, ठीक है, तो लक्षण के अकॉर्डिंग अध्ययन किया जाता है इस शाखा में, टेक्सोनॉमी में। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका है इकोलॉजी, इकोलॉजी में पौधे और उसके समुदाय पर वातावरण का प्रभाव और इसके विपरीत पौधे और उसके समुदाय का वातावरण पर प्रभाव एवं वातावरण के अनुसार पौधे में अनुकूलता का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में, यानी पौधों में किस प्रकार परिवर्तन होता है इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका ब्रांच है केंद्रक विज्ञान, ठीक है, केंद्रक विज्ञान। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी फ्रेंड्स किसका अध्ययन किया जाता है, केंद्रक संबंधी रचना और उसके कार्य का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पादप शारीरिक क्रिया, यानी प्लांट साइकोलॉजी में सभी जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पादप भूगोल, पादप फ्रेंड्स भूगोल में प्लांट ज्योग्राफी में भूमंडल के विभिन्न भागों में पौधों के वितरण और उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है पादप प्रजनन विज्ञान, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग। इससे फ्रेंड्स अच्छे प्रकार के बीजों एवं फसलों को उगाने का अध्ययन किया जाता है कि अच्छे प्रकार का बीज कैसे उगेगा। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी, यानी सूक्ष्म जैविकी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। पादप रोग प्लांट पैथोलॉजी में पौधों के रोगों के कारण और उसके उपचार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब इसके बाद
नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, पादप भूगोल तो हम पढ़ लिए थे, ठीक है। इसके बाद देखिए पादप रोग में फ्रेंड्स यहाँ तक पढ़ लिए हम लोग। सूक्ष्मजीविकी में फ्रेंड्स क्या अध्ययन किया जाता है, तो इसमें माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, और पादप रोग में प्लांट पैथोलॉजी में पौधों के रोगों के कारण और उसका उपचार किया जाता है कि पौधे का रोग क्यों होगा, ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या है। नेक्स्ट है जीव वनस्पति विज्ञान में पेलियोबॉटनी में प्राचीन समय के पौधे में अब जीवित नहीं है, जो उनकी आकृति पत्थरों की चट्टान में छाप के रूप में है, इस शाखा के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है जो अभी जीवित नहीं है, जो चट्टानों पर अंकित है, ठीक है। नेक्स्ट है जीव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री में जीवधारियों में पाए जाने वाले पदार्थों और उनकी रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जीव भौतिकी यानी बायोफिजिक्स में पौधों के सिद्धांत के संदर्भ में जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है रासायनिक वर्गीकी केमिटो टैक्सोनॉमी में प्राणियों में उपस्थित विशेष रसायन के आधार पर अध्ययन किया जाता है और उसका वर्गीकरण भी किया गया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स सबका है कोशिकीय वर्गीकी विज्ञान, साइटोटैक्सोनॉमी में कोशिकीय संरचना का उपस्थित गुणसूत्र की संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट है जीव पारिस्थितिकी, ठीक है, जिनकोलॉजी में किसी भी आबादी या समष्टि के जैविक संगठन का वास स्थान या वातावरण के बारे में अध्ययन किया जाता है जीनिकोलॉजी में। नेक्स्ट आपका है फ्रेंड्स फूड टेक्नोलॉजी, जो खाद्य प्रौद्योगिकी है। फूड टेक्नोलॉजी में भोज्य पदार्थों का वैज्ञानिक ढंग से संरक्षण, भंडारण, स्थानांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आपका है आनुवंशिकी इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आनुवंशिक पदार्थ का जोड़ना, अलग करना अथवा किसी प्रकार से बदलाना जिससे उस जीव में अच्छे लक्षणों का समावेश हो सके का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओलिकल्चर में सब्जियां प्रदान करने वाले पौधे का अध्ययन किया जाता है कि जो सब्जी जिन पौधे से मिलते हैं। फ्लोरिकल्चर में पुष्प प्रदान करने वाले पौधे का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में वनों के विकास और देखरेख का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और एग्रीकल्चर में सजावटी वृक्षों तथा झाड़ियों का संवर्धन से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका बात करेंगे पोमोलॉजी में फलों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फार्मेकोलॉजी में औषधियाँ देने वाले पौधे का अध्ययन किया जाता है जिससे औषधि प्राप्त होता है, ठीक है, जिस पौधे से औषधि प्राप्त होता है उसका अध्ययन किया जाता है। चलिए आपका नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका पेज है पेडोलॉजी में मृदा का निर्माण, मृदा का प्रकार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, मिट्टी का निर्माण किस प्रकार हुआ है इसका अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर में पुष्प और फल देने वाले वृक्ष और बागों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। माइकोलॉजी, इसमें कॉकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। बैक्टीरियोलॉजी में विभिन्न प्रकार के पुष्पों का अध्ययन किया जाता है बैक्टीरियोलॉजी में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है और इसमें बैक्टीरिया का भी अध्ययन किया जाता है, आपको पिछले भी उस स्लाइड में पढ़ चुके हैं। एस्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में विभिन्न प्रकार के पुष्प का अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी में। कैरालॉजी में सजीवों में शीत प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। लिम्नोलॉजी में स्वच्छ जल में पाए जाने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अब अगला फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सजीव एवं निर्जीव में क्या विशेषता है, ठीक है फ्रेंड्स। आखिर सजीव हम लोग किसको बोलेंगे, निर्जीव किसको बोलेंगे, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स सजीव और निर्जीव में निम्न अंतर है। पहला जो अंतर है कोशिकीय संरचना के आधार पे, तो फ्रेंड्स सजीव का बात करें तो जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं तथा इन कोशिकाओं में जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म रहता है। जो भी आपका सजीव का जो सेल होता है और फ्रेंड्स प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य की कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। और जो वहीं निर्जीव जो बात करेंगे तो निर्जीव में कोशिकीय संरचना मौजूद नहीं होती है, निर्जीव में किसी भी तरह का कोशिकीय संरचना मौजूद नहीं होती है, लेकिन सजीव में कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। जो दूसरा अंतर है इनका मेटाबॉलिज्म का अंतर्गत अंतर है उपापचय के आधार पर इसमें संपूर्ण जीवन प्रक्रियाओं का समावेशन होता है। इस प्रक्रिया में संरचनात्मक उपचय तथा असंरचनात्मक उपचय प्रक्रिया शामिल है, यानी इसमें मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, संपूर्ण जीवन में। और वहीं
निर्जीव की बात करेंगे तो निर्जीव में यह प्रक्रिया अनुपस्थित होता है। निर्जीव में किसी भी तरह का मेटाबॉलिज्म क्रियाएं नहीं होती है। ठीक है, चलिए उपपचय के अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन पार्ट आते हैं। पहला आता है श्वसन, सांस लेना। जीवधारी जीवन की विभिन्न क्रियाओं हेतु जैविक पदार्थों को तोड़कर ऊर्जा उत्पादन करते हैं, यानी श्वसन के दौरान खाद्य पदार्थों का अपघटन होता है जिससे बॉडी को ऊर्जा मिलता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं पोषण। पोषण की बात करते हैं तो इसके द्वारा सजीव जैविक पदार्थ प्राप्त करते हैं जिसका शरीर क्रियाओं में प्रयोग होता है। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स के रूप में मिलता है। थर्ड आपका पार्ट है उत्सर्जन। बचे हुए खाद्य पदार्थों को मल के रूप में बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। यानी फ्रेंड्स ये सब मेटाबॉलिज्म क्रिया में कौन क्या क्या आता है, शोषण, पोषण और उत्सर्जन। वही फ्रेंड्स आपका पौधों निर्जीव की बात करेंगे मेटाबॉलिज्म क्रिया में। जैसे फ्रेंड्स पहला जो क्रिया है शोषण। तो फ्रेंड्स निर्जीव जलने पर शीघ्र ही ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं परंतु उसका स्वयं उपयोग नहीं करते हैं। यानी निर्जीव जलकर ऊष्मा तो उत्पन्न करते हैं लेकिन इसका खुद उपयोग नहीं करते हैं। अगला है पोषण। निर्जीव खाद्य पदार्थ पोषण का ग्रहण नहीं करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका है उत्सर्जन। यानी जो आपका उत्सर्जन है तो उत्सर्जन निर्जीव में उत्सर्जन नहीं होता है। निर्जीव जब सांस नहीं लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं तो कहाँ से उत्सर्जन निकालेंगे बॉडी से, वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वृद्धि। तो सजीव की बात करते हैं वृद्धि के, तो वृद्धि उन पदार्थों को ग्रहण करने में होता है जो शरीर में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, वहीं निर्जीव की बात करते हैं तो निर्जीव में वृद्धि उन पदार्थों से होती है जिससे वे बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है गति। श्वसन प्रक्रिया के दौरान पैदा की गई आंतरिक ऊर्जा से गति प्राप्त होती है। वहीं गति बात करते हैं निर्जीव में, तो निर्जीव में बाह्य बल लगने के उपरांत गति होती है। ठीक है, बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं। नेक्स्ट है पांचवा उत्तेजनशीलता। अपने लाभ के लिए सजीव उद्दीपन की स्थिति में प्रक्रिया करते हैं और इसमें उत्तेजनशीलता के बारे में जान लेते हैं। निर्जीव अपने स्वयं लाभ के लिए प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जनन के बारे में जानते हैं। सजीव अपने ही समान जीव पैदा करते हैं, इससे नई जाति एवं नई नस्ल का सृजन होता है। और इसमें देखते हैं निर्जीव में किसी प्रकार का जनन प्रक्रिया नहीं होती है, वे आंतरिक रूप से विघटित होते हैं। नेक्स्ट आपका है जीवन चक्र। सजीवों में जन्म, वृद्धि, जनन तथा मरण की प्रक्रिया शामिल होती है। यानी सजीव जन्म लेता है, वृद्धि यानी बढ़ता है, जनन करता है और एक बार लास्ट में मर जाता है। लेकिन फ्रेंड्स निर्जीव में किसी प्रकार की पद्धति शामिल नहीं होती है, न जन्म होता है, न मरण होता है, न वृद्धि, कुछ भी नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले स्लाइड पे। चलिए फ्रेंड्स, अगला स्लाइड आपका है कोशिका। आप फिर जान लेते हैं कोशिका के बारे में। ठीक है, अभी तक हम लोग इसका बेसिक चीज़ जान रहे थे, कोशिका का खोज। ठीक है, क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। आपका जो फ्रेंड्स आपका सेल है वो जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, यानी कोई भी जीव है जो सबसे छोटा पार्ट से बना है, जो सबसे छोटा पार्ट से निर्मित हुआ है, जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटी कोठरी। ठीक है, इसका अर्थ होता है छोटी कोठरी। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। ठीक है, कोशिका को। नेक्स्ट है कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स। प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिसे कोशिकांग कहते हैं। यानी फ्रेंड्स 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसे सूक्ष्म कोठरी के रूप में देखा था अपने माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो कोशिका खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। याद रखिएगा, एग्जाम में सवाल आता ही आता है। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में पूछता है। चलिए अब चलते हैं कोशिकांग के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हैं? कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो कोशिकांग होता है, प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिसे कोशिकांग कहते हैं। कोशिका में एक विशिष्ट घटक पाए जाते हैं जिसे कोशिकांग कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक कोशिका में लगभग 3 मुख्य अंग होते हैं। कोशिका में कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका झिल्ली। यानी कोशिका में 3 अंग होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली प्रोटीन या लिपिड के बने होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली किसके बने होते हैं?
तो प्रोटीन और लिपिड का बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अकशेरुकीय जीव, जिनके शारीरिक संगठन में एक भी कोशिका नहीं होता है उसे अकशेरुकीय जीव कहते हैं। यानी जिस जीव के शरीर में एक भी कोशिका ना हो उसे अकशेरुकीय जीव कहते हैं। जैसे विषाणु, वायरस, इसमें किसी प्रकार की कोशिका नहीं पाई जाती है। आप पढ़ते हैं कोशिकीय जीव, जिनके शारीरिक संगठन में कोशिका पाई जाती है उसे कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, पादप, प्राणी, जंतु, जानवर, मनुष्य, ये सभी आपका कोशिकीय होते हैं। जिसमें कोशिका नहीं होती है उसको अकोशिकीय जीव बोलते हैं, जिसमें विषाणु। आप फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं, कोशिकीय जीवों को पुनः दो वर्गों में बांटा गया है। जो भी कोशिकीय जीव हैं उनको दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। तो पहले जान लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, पहला पार्ट है प्रोकैरियोटिक। फ्रेंड्स, इसके कोशिका का आकार प्रायः छोटा होता है, लगभग 5 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। केंद्रकीय क्षेत्र या केंद्रकाव केंद्रक झिल्ली से नहीं घिरा होता है फ्रेंड्स इसमें। ठीक है, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। इसमें केवल एक गुणसूत्र होता है जिसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक गुणसूत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है केंद्रिका, इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें केंद्रिका नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है झिल्लीबद्ध कोशिकांग, इसमें अनुपस्थित होते हैं। कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है। इसमें कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है? विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है, जिसे इसमें माइटोसिस यानी सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन जो बोलते हैं, इसमें नहीं पाया जाता है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में। समझ गया ना? यानी कुल मिलाकर प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रिका नहीं होता है, इसमें कोशिकांग नहीं होता है। ठीक है, इसमें विखंडन मुकुलन द्वारा होता है, इसका कोशिका विभाजन मुकुलन द्वारा होता है, और इसमें समसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब जो अगला प्रकार है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। जो आपका यूकैरियोटिक सेल है, इसमें कोशिका का आकार प्रायः बड़ा होता है, लगभग 1 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है, म्यूएम तक। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, इसमें केंद्रक होता है। यानी फ्रेंड्स, जो प्रोकैरियोटिक कहा जाए तो प्रोकैरियोटिक एक छोटा कोशिका होता है और जो यूकैरियोटिक एक बड़ा कोशिका है। ठीक है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक पदार्थ झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें 80S राइबोसोम होता है, उसमें 70S पाया जाता है, इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। इसमें केंद्रिका उपस्थित होता है, यानी इसमें सब कुछ मौजूद होता है। नेक्स्ट है कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, अंतर्द्रवी जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, पक्सीसोम इत्यादि उपस्थित होते हैं। इसमें कोशिका विभाजन समसूत्री अथवा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ठीक है, और उसमें कोई विभाजन नहीं पाया जाता है। तो फिर जान गया ना कि कोशिका का 2 वर्ग में बांटा गया है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होता है वो अविकसित होता है, और जो यूकैरियोटिक है विकसित होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स जान लेते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स पॉइंट है विसरण, डिफ्यूजन। पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, उसे विसरण कहते हैं। यानी जो पदार्थ है उसकी गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, जिसे विसरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स है प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है? तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में निम्न अंतर है। ठीक है, सबसे पहले इसका विशेषता जान लेते हैं। इसमें कोशिका भित्ति की बात करेंगे तो जो कोशिका भित्ति होती है प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, और वहीं यूकैरियोटिक कोशिका में सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो इसमें प्रोकैरियोटिक में कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है, और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा है एंडोप्लाज्मिक की बात करेंगे तो इसमें एंडोप्लाज्मिक नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक में पाया जाता है। राइबोसोम की बात करेंगे, रेटिकुलम राइबोसोम, तो इसमें 70 प्रकार के होते हैं, इसमें 80S प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स आपका पॉइंट है गोल्जिकाय की बात करेंगे तो गोल्जिकाय इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो अब जान गए फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है। सबसे फ्रेंड्स यहाँ एग्जाम पूछा जा चुका है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, तो पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जो प्रोकैरियोटिक का होता है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, और सेलुलोज में और यूकैरियोटिक सेल में सेलुलोज की बनी होती है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिए चलते हैं अब अगले स्लाइड पे। फ्रेंड्स जो आपका अगला स्लाइड है, अब लाइसोसोम की बात करते हैं। इसमें जो फ्रेंड्स लाइसोसोम होता है, तो इसे फ्रेंड्स लाइसोसोम नहीं पाया जाता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में। ठीक है जी, किसमें भी देख लेते हैं हम लोग। हाँ, प्रोकैरियोटिक में लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक में पाया जाता है, उपस्थित होता है। नेक्स्ट है डीएनए की बात करेंगे, तो इसमें डीएनए एकल सूत्र में होता है, इसमें पूर्व विकसित एवं दोहरे सूत्र में होता है। कोशिकाभिका की बात करेंगे तो केवल इसमें एक तंतु पाया जाता है, इसमें 11 तंतु होते हैं। केंद्रिका की बात करते हैं तो इसमें केंद्रिका अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। सेंट्रियोल की बात करें, इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। श्वसन, इसमें श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण इसमें थायलेक्टाइड में होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिका विभाजन, इसमें असूत्री प्रकार का होता है, इसमें अर्धसूत्री एवं समसूत्री दोनों प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स का पार्ट है विसरण। जल तथा गैसों यानी CO2 O2 के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान में विसरण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं परासरण क्या है। फ्रेंड्स क्या बात कर लेते हैं, परासरण। तो फ्रेंड्स जो आपका परासरण है ये आपका ऑस्मोसिस बोलते हैं। परासरण जीवों की एक विशिष्ट विधि है। परासरण क्या है, एक जीवों की विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, ठीक है, द्वारा जल के अणुओं की गति जल सांद्रता से निम्न जल संतर की होती है। यानी फ्रेंड्स पारगम्य झिल्ली में जल के अणुओं गति उच्च गति से निम्न सांद्रता की ओर, यानी उच्च से निम्न सांद्रता की ओर होती है। परासरण केवल द्रव्य माध्यम में होता है। परासरण में केवल विलायक अणुओं की गति शामिल होती है। ठीक है, विसरण किसी भी माध्यम में हो सकता है। विसरित होने वाले अणु ठोस द्रव गैस किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका है परासरण ऑस्मोसिस। और फ्रेंड्स अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स अगला जो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राणी कोशिका एवं पादप कोशिका में फ्रेंड्स क्या अंतर है। ठीक है, यानी एनिमल सेल और प्लांट सेल, पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर। तो फ्रेंड्स पहला बात करेंगे प्राणी यानी पादप जंतु कोशिका के बारे में बात करते हैं। तो प्रायः आकार में छोटी होती है। जो जंतु कोशिका है ये पादप कोशिका से तुलना में क्या होती है, छोटी होती है। और जो पादप कोशिका है अपेक्षाकृत आकार में बड़ी होती है, केवल प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है। जो पादप कोशिका है, प्राणी कोशिका है, ये प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है। और जो आपका पादप कोशिका है ये प्लाज्मा झिल्ली के अलावा कोशिका भित्ति यानी सेल वाल से घिरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, यानी इसमें प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, और जबकि पादप में प्लास्टिड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कोशिका द्रव्य। इसमें कोशिका द्रव अधिकतर धानियों में छोटी होती है। इसमें केंद्रकीय स्थान बृहद धानी से भरा हुआ होता है। कोशिका द्वारा परिधि के साथ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका प्रमुख एवं जटिल गोल्जिकाय केंद्रक में होता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी केंद्रक में पाया जाता है। इसमें गोल्जी उपकरण की नई छोटी इकाई में होती है जिन्हें डिक्टियोसोम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो अंतर है आपका सेंट्रोसोम। इसमें सेंट्रोसोम और तारक केंद्र होते हैं। इससे फ्रेंड्स इसका स्थान पर दो छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, उन्हें ध्रुवीय टोपी कहा जाता है। ठीक है, इस स्लाइड का लास्ट है फ्रेंड्स कोशिका झिल्ली, जो आपका सेल मेम्ब्रेन है, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेल मेम्ब्रेन। तो फ्रेंड्स यह कोशिका का बाह्य आवरण है। कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका का बाह्य आवरण है। यह अजीवित पदार्थ सेलुलोज का बना होता है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है तथा जल के लिए पारगम्य होती है। यह कोशिका की सुरक्षा करता है तथा ऊतकों को दृढ़ और मजबूत प्रदान करता है। ठीक है, मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका है जंतु कोशिका की सबसे बाहरी तथा पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के अंदर झिल्ली पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाता है। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स आपका बेसिक जंतु पादप में अंतर। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड पे। फ्रेंड्स इस स्लाइड में पूरा हम कोशिका चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, चाहे 1 घंटा को 1.5 घंटा को, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है।
एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 10 नंबर का पूछेगा, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे छूटेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं जियो की कोशिका भित्ति। जियो की जो कोशिका भित्ति होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है जियो की फ्रेंड्स? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कौ की कोशिका भित्ति जटिल पॉलीसेकेराइड एवं ग्लूकन्स की बनी होती है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड और ग्लूकन्स की बनी होती है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ तक चल गए, पढ़ लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, अब अगला बात करेंगे कोशिका का सजीव भाग। जो कोशिका का सजीव भाग है, लिविंग पार्ट है, इसके बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। जो कोशिका का सजीव भाग है, पहला होता है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में फ्रेंड्स बहुत सारे पार्ट होते हैं, जिसमें अंतःप्रद्रव्य जलिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, सूत्रकणिका, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको बोलते हैं, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम सिर्फ जीवित प्राणियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है प्लेस्टिड, सिर्फ पादप में पाया जाता है। अगला है जो फ्रेंड्स आपका केंद्रक है, इसमें कौन कौन पार्ट आते हैं? तो केंद्रक में केंद्रक झिल्ली आते हैं, केंद्राफ आता है, न्यूक्लियोफ्लाइज आता है, क्रोमेटिड फाइबर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी का एक छोटा सा पार्ट है कोशिका का निर्जीव भाग जो होता है, उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका का जो निर्जीव पार्ट है कोशिका भित्ति है, जो सिर्फ पादप में पाया जाता है। दूसरा है रक्तधानी, ठीक है, वैक्यूल्स, इसके बाद है वासा ड्रॉपलेट, उसके बाद कणिका, ये सिर्फ पादप में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं फ्रेंड्स केंद्रक, न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका जो केंद्रक है यह कोशिका द्रव के केंद्र में गोलाकार या अंडाकार के रूप में पाई जाती है। ठीक है, कैसे पाई जाती है? गोलाकार या अंडाकार। नेक्स्ट है यह केंद्रक काला में घिरी होती है। इसमें केंद्रक द्रव केंद्रक केंद्र में गुणसूत्र पाए जाते हैं। साधारणतया एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है सामान्यतः। केंद्रक की बाह्य झिल्ली अंतःप्रद्रव्य झिल्ली से जुड़ी होती है और इस पर राइबोसोम से जुड़ी होती है। कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक रहित होती हैं, जैसे स्तनधारी जीवों की लाल रुधिर कणिकाएं ऊँट को छोड़कर, और पौधे और चाली नलिकाएं कोशिकाएं होती है। ठीक है, केंद्रक में केंद्रिका पाई जाती है जिसमें न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है केंद्रक द्रव में धागनुमा पदार्थ जाल के रूप में दिखलाई देता है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। धागनुमा पदार्थ को क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन मूलतः प्रोटीन और DNA का बना होता है। क्रोमेटिन किसका बना होता है? प्रोटीन और DNA का बना होता है। एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे और छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाता है। इन धागे को गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए गुणसूत्र। अब चलिए अब पढ़ लेते हैं गुणसूत्र क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं। यह क्रोमेटिन की बनी सूत्राकार संरचना है। ठीक है, किसकी बनी होती है? क्रोमेटिन की। कोशिका में इसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने किया, यानी गुणसूत्र का खोज कौन किया? स्ट्रासबर्गर ने। ये क्षारीय रंजकों से रंगी जाती है। सटन और बोबरी के अनुसार गुणसूत्र आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। गुणसूत्र में उभरते हुए मोतिनुमा स्थान क्रोमोमियर जीन्स कहलाते हैं। क्या कहलाता है? जो मोतिनुमा स्थान होते हैं उसको जीन कहते हैं गुणसूत्र का। जोहानसन ने 1909 में जीन शब्द का पहला प्रयोग किया। ठीक है, जोहानसन ने 1909 में। फ्रेंड्स आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा होगा, सभी इसको लाइक कीजिएगा और सभी इसको दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर शेयर नहीं कीजिएगा तो समझिए कि आपका पढ़ना बेकार एक तरह से है, क्योंकि शेयर करने से ही दूसरे का लाभ होता है। ठीक है, सभी को लाभ दीजिए, केवल अपने तक सीमित मत रखिए, इसको शेयर कीजिए। जीन वंशगति की प्रथम इकाई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट से पढ़ लेते हैं जीन के बारे में। जीन जो फ्रेंड्स आपका अगला पॉइंट है, वंशगति की प्रथम इकाई है। जीन क्या है? वंशगति की प्रथम इकाई है जो जैविक लक्षण निर्धारित करती है। गुणसूत्र की संरचना में हिस्टोन प्रोटीन 11%, सरल प्रोटीन 14%, अम्लीय प्रोटीन 65%, न्यूक्लियर प्रोटीन DNA 10% और RNA 2.3% होता है। ठीक है ना, यानी गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, सरल प्रोटीन, अम्लीय प्रोटीन, न्यूक्लियर प्रोटीन जिसको DNA और RNA बोलते हैं। ठीक है, इस सभी का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये पार्ट याद रखिएगा आपको। अब फ्रेंड्स चलते हैं अब कुछ
पदार्थ में गुणसूत्र पाया जाता है, गुणसूत्र की संख्या यहाँ से भी एग्जाम में आता है, इसको जान लेते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, इसका जो अगला पॉइंट है इसको जान लेते हैं, कुछ जीवों में गुणसूत्र की संख्या। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहला है राउंड वर्म। राउंड वर्म में 2 गुणसूत्र पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 2। मच्छर में 6 गुणसूत्र पाया जाता है, मेढक में 26, चूहा में 42, मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाया जाता है, गोल्ड फिश में 100, सूर्यमुखी में 34, मटर में 14, मक्का में 20, चावल में 24, प्याज में 16, गिनी पिग में 66। यानी फ्रेंड्स ये सब पेयर के रूप में है, यानी मनुष्य में आपका 46 गुणसूत्र पाया जाता है, यानी बोला जाए तो 23 यानी 23 जोड़े में। ठीक है, जोड़े में कितना होगा? 23 जोड़ा। चलिए अब नेक्स्ट फ्रेंड्स पॉइंट की बात करते हैं। अब आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? आरएनए। डीएनए पढ़ लिए फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं आरएनए। पहले पढ़ लेते हैं आरएनए, तब डीएनए पढ़ेंगे। यानी आरएनए फ्रेंड्स फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में राइबो न्यूक्लिक अम्ल। फ्रेंड्स आरएनए क्या करता है? यह राइबोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक तथा फॉस्फेट के अणुओं से बनी न्यूक्लियोटाइड की सरल श्रृंखला है। ठीक है, किसकी बनी होती है? तो राइबोज शर्करा से, नाइट्रोजन क्षारक से और फॉस्फेट के अणु से बनी होती है। आरएनए अणु का निर्माण डीएनए अणु से अनुलेखन द्वारा होता है। आरएनए में राइबोज शर्करा होता है जो पेंटोज शर्करा है। आरएनए में कौन शर्करा होता है? राइबोज शर्करा होता है जो पेंटोज शर्करा है। इसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। पहला है यूरेसिल और साइटोसिन। ठीक है, इसको पिरिमिडीन भी बोलते हैं, तथा एडिडीन तथा ग्वानिन, प्यूरिन मिलते हैं। आरएनए का मुख्य कार्य जो है वो डीएनए पर उपस्थित संदेश का अनुवादन करता है। ठीक है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? डीएनए पर उपस्थित संदेश का अनुवाद करता है, ट्रांसलेट करता है। ठीक है, यह 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए जो होते हैं फ्रेंड्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आरआरएनए, यह राइबोसोम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आरआरएनए राइबोसोम में। टीआरएनए जो होता है यह एमआरएनए के कूट को पहचान कर उसके अनुरूप एमिनो अम्ल को राइबोसोम तक छोड़ता है। तीसरा है एमआरएनए, यह संदेशवाहक होता है, यानी मैसेंजर होता है। और फ्रेंड्स पढ़ते हैं डीएनए के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? डीएनए के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए। फ्रेंड्स डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, यह फ्रेंड्स पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के एंटी पैरेलल क्रम में जुड़कर एक कुंडलित हेलिक्स रचना बनाती है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक विशिष्ट जटिल संरचना पाई जाती है जो पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट मूलक तथा नाइट्रोजनी क्षारक को मिलने से बनती है। क्षारक इसमें प्यूरिन, एडेनिन, ग्वानिन जिसको प्यूरिन बोलते हैं तथा पिरिमिडीन, थायमिन, साइटोसिन होते हैं। ठीक है, इसमें पेंटोज शर्करा डीऑक्सीराइबोसोम होता है। इसमें फॉस्फेट अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के रूप में आपस में जोड़ता है, जिसके फलस्वरूप फास्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण होता है। फ्रेंड्स डीएनए की संरचना की बात करेंगे, खोज के बात करें तो जो डीएनए की संरचना है इसकी खोज वाटसन और क्रिक ने किया। डीएनए की खोज, ठीक है, कब किया? 1953 में किया था। इसके अनुसार यह द्विकुंडलीय संरचना मॉडल है। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल है। कौन बताया था? वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे A बराबर T, C बराबर G से जुड़े होते हैं, जहाँ A है एडेनिन, T है थायमिन, C है साइटोसिन, G है ग्वानिन। इसमें 4 तरह की संरचना पाई जाती है। इसमें 2 निकटस्थ क्षारकों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका रहा डीएनए का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। चलिए अब अगला स्लाइड में चलते हैं फ्रेंड्स। अगला फ्रेंड्स है डीएनए का मुख्य कार्य अनुवांशिक सूचनाओं को पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना है। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? जो भी आपका अनुवांशिक सूचना है इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स पढ़ते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है, बेसिक डिफरेंस। तो डीएनए आरएनए में निम्न अंतर है। पहला, इसकी संरचना 2 सूत्र पाया जाता है, इसकी संरचना में एकल सूत्र पाया जाता है। किसमें? आपका आरएनए में। डीएनए की बात करते हैं, इसमें मुख्य रूप से केंद्र में उपस्थित गुणसूत्र में पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से केंद्र में उपस्थित गुणसूत्र में पाया जाता है। दूसरा, इसमें मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यह जो अनुवांशिक पदार्थ तथा इसका मुख्य कार्य अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाता है। यह अनुवांशिक पदार्थ है
तथा इसका मुख्य कार्य आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना है। अब हम इसका बात करेंगे तो ये आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक है। इसका संश्लेषण, इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। इसमें सिर्फ राइबोज शर्करा पाई जाती है। अगला अंतर की बात करेंगे तो इसमें थायमिन नामक पैरिमिडियम क्षार पाई जाती है। इसमें यूरासिल नामक पैरिमिडियम क्षार पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए ना डीएनए आरएनए में बेसिक अंतर क्या है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इससे फ्रेंड्स कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। फ्रेंड्स जो आपका कोशिका द्रव्य है, जो फ्रेंड्स आपका कोशिका द्रव्य है, यह एक अर्धतरल जेलीनुमा जीवित पदार्थ है। कोशिका द्रव्य क्या है? एक अर्धतरल जेलीनुमा, जेल टाइप के होता है। कोशिका जीवित पदार्थ होता है कोशिका द्रव्य। ठीक है, जेली टाइप का होता है। यह स्वभाव में कोलाइडी होता है। यह कोशिका में जैविक कार्य करता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, जल, न्यूक्लियस अम्ल तथा खनिज लवण पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साइटोसोल। यह कोशिका द्रव्य का विलेय भाग है। कोशिका द्रव्य का विलेय भाग है। राइबोसोम सघन, गोलाकार तथा दानेदार कण होते हैं। राइबोसोम को हम जान लेते हैं, यह सघन होते हैं, कंजेस्टेड, गोलाकार और दानेदार कण होते हैं जो मैट्रिक्स में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं तथा अंततः प्रदोष जलिका से जुड़े होते हैं। ठीक है, राइबोसोम के प्रमुख अवयव राइबो न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन है। इसका मुख्य अवयव कौन है? इसका मुख्य फ्रेंड्स अवयव का बात करेंगे तो इसका राइबो न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन इसका मुख्य अवयव होता है। राइबोसोम में लिपिड अनुपस्थित होता है। लिपिड इसमें नहीं पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण के समय एमिनो अम्ल को स्थान देना तथा जोड़ना है। इसकी खोज पैलाइड ने की थी। याद रखिएगा कि राइबोसोम खोज कौन की थी? पैलाइड ने 1955 में। नेक्स्ट है 70 राइबोसोम प्रोकैरियोट में तथा 80 राइबोसोम यूकैरियोट में मिलता है। ठीक है, 77 राइबोसोम, ये सब राइबोसोम में कोटि है। राइबोसोम कौ के माइटोकॉन्ड्रियम तथा 60 राइबोसोम जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं जंतु के। ठीक है, नेक्स्ट है आप कुछ चलते हैं प्रमुख आविष्कार के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आविष्कार, प्रमुख खोज तथा आविष्कार विज्ञान की दृष्टि से। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स सबसे पहला बात करते हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से बात कर लेते हैं, पहला पॉइंट की बात करते हैं। पहला फ्रेंड्स आविष्कार खोज में जानते हैं जेमसन तथा हॉन्स। ये क्या आविष्कार किया था? तो कोशिका का संबंध में पहला जो विवरण दिया था जेमसन तथा हॉन्स ने दिया था। कब? 1658 में। नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने फ्रेंड्स 1665 में कोशिका का नाम दिया था। ठीक है, कोशिका का नाम प्रतिपादन किया। सबसे पहले इसके बारे में बताया था कोशिका के संबंध में विवरण जेमसन और हॉन्स ने। रॉबर्ट हुक ने उसका नाम दिया था कोशिका। नेक्स्ट है तीसरा नंबर है फ्रेंड्स एवी लीवेनहॉक। लीवेनहॉक का नाम सुनोगे फ्रेंड्स। 1673 में सूक्ष्मदर्शी का खोज किया। रॉबर्ट ब्राउन 1828 में कोशिका की ब्राउनियन गति के बारे में बताया था। ठीक है, और 1836 में केंद्रक का पादपों में प्रमुख भूमिका के बारे में बताया था। नेक्स्ट है एमजे स्लाइडेन। 1838 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया स्लाइडेन ने। टी स्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत प्राणियों के अध्ययन के लिए उपयोग किया। नेक्स्ट है जेई पुरकिंजे। 1840 में कोशिका के घटकों को प्रोटोप्लाज्म में नाम दिया था। इसके बाद है आर वर्चाउ। 1855 में प्रत्येक नई कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट है 9 नंबर में सूर्ज। 1861 में कोशिका को सजीव की संज्ञा तथा प्रोटोप्लाज्म को जीवन भौतिक आधार माना था। ठीक है, आपका जो 10वें नंबर वैज्ञानिक आते हैं एम नॉली रस्का। 1932 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किए थे। ठीक है, और लास्ट है जेडी वाटसन और क्रिक। एच.एफ. क्रिक ये फ्रेंड्स 1953 में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बताया था। ठीक है, आपको वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। चलिए जब ज़्यादा नहीं बचा है फ्रेंड्स, एक और स्लाइड है, इसके बाद फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट है अब वीडियो में अंत तक बने रहें, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, तभी आपको पढ़ने से फ़ायदा होगा, तभी आपको कुछ बेनिफिट होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सब आने वाले सवाल हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट
निपटाने वाला अंग है। कोशिका का जो भी मतलब वेस्ट प्रोडक्ट है उसको नष्ट करता है, ठीक है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के साथ साथ कोशिका अंगों के टूटे फूटे भाग को पाचित करके कोशिका को साफ करता है। इसकी खोज डी डबे ने 1955 में किया था, ठीक है। लाइसोसोम की खोज कौन किया था? डी डबे ने। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जल अपघनीय बीकर एंजाइम से भरी थैली है, इन्हें आत्मघाती थैली कहा जाता है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। यह कोशिका के जीव द्रव्य में पाए जाने वाले दानेदार पदार्थ का छोटा समूह है। अल्बर्ट कॉलिकर ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था और 1894 में ऑल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा। यह दोहरी परत वाली संरचना है। बाह्य परत चिकनी तथा अंदर की परतों में अंगुलियों के समान अंतर्विलयन मिलते हैं, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, यह आपको यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि यहीं पे कोशिका के लिए ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में चलते हैं। अब अगला पॉइंट, चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ और पॉइंट जानते हैं। क्रिस्टी की सतह पर F1 पार्टिकल तथा ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। इसमें चेक्स श्वसन श्रृंखला अभिगमन तंत्र मिलता है। यह एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के निर्माण में भाग लेता है, ठीक है। कार्ल बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। नाम किसने दिया था? कार्ल बेंडा ने। इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। जैसे कि मैं भी बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं लवक पेरिस्टिड के बारे में। यह केवल पादप कोशिकांग में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसका भी अपना डीएनए राइबोसोम होता है, ठीक है। यह 3 प्रकार का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह भी इसमें भी डीएनए और राइबोसोम होता है। पहला है लवक में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। इसमें हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल होता है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण में सहायता करता है। आप लोग जानते हैं पेड़ पौधे का, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट फ्रेंड्स है इसकी खोज, यानी किसकी खोज? तो हरित लवक की खोज के बारे में पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। जो आपका हरित लवक है इसकी खोज सिम्पर ने 1864 में की थी। हरित लवक में मैग्नीशियम आयन होता है जो प्रकाश का अवशोषण करता है। हरित लवक में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण है। अगर इस तरह पढ़ते हैं तो कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। मैं हर एक चैप्टर वाइज वीडियो लाऊंगा और जिससे आप पूरा तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को 1-2 बार देखिए ताकि याद हो जाए। नेक्स्ट है इसके ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिकीय क्रिया तथा स्ट्रोमा में अप्रकाशीय क्रिया होती है। याद रखिएगा, प्रकाशीय क्रिया कहाँ होती है? इसके ग्रेना में, और स्ट्रोमा में अप्रकाशिकीय क्रिया होती है। नेक्स्ट है प्रकाशीय क्रिया में जल के अपघटन से ऊर्जा निकलती है तथा अप्रकाशिकीय क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का स्वांगीकरण होता है। भोजन बनाने के दैवित होने के कारण इसे कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है, ठीक है। यहीं पे भोजन बनता है कोशिका का। नेक्स्ट फ्रेंड्स सेकेंड है वर्निलॉग। लॉग का जो दूसरा प्रकार है वर्निलॉग, इसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। यह नीले, काले तथा पीले रंग के होते हैं, परंतु इसका रंग हरा नहीं होता है। यह नीले काले रंग के हो सकते हैं, पीले हो सकते हैं, लेकिन हरा नहीं होता है। यह पौधों की पंखुड़ियों को रंग प्रदान करता है, ठीक है। पौधों की पंखुड़ी को रंग प्रदान करता है वर्निलॉग क्रोमोप्लास्ट। अवर्निलॉग ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगहीन होते हैं तथा पौधे के प्रकाश से दूर वाले भाग में पाए जाते हैं। ये तने, शाखाओं तथा पत्तियों में हरे रंग के होते हैं। यह स्टार्च, प्रोटीन और वसा का संग्रहण करता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वैक्यूलस रिक्तिकाएँ। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में बड़ी रिक्तिकाएँ पाई जाती है। ये कोशिकाओं को आकृति, स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। इसमें खाद्य पदार्थों का संग्रहण होता है। वियोजकों में राजधानियों का पूर्णतः अभाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स पढ़ते हैं कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नए कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी पहले पूर्व कोशिकाओं से नए कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका चक्र, इसमें दो कोशिका विभाजनों के बीच विभिन्न घटनाओं के श्रृंखलाबद्ध चरणों की सामूहिक रूप से कोशिका चक्र कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कोशिका चक्र 4 प्रकार से होती है। पहला है जीवन अवस्था। इस अवस्था में आरएनए तथा आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण होता है, ठीक है। दूसरा है एस अवस्था। इसमें डीएनए संश्लेषण की अवस्था पूरी होती है। थर्ड है G2 अवस्था। इसमें विभाजन की अवस्था होती है। फोर्थ है एम अवस्था। इस अवस्था में कोशिका का विभाजन होता है एम अवस्था में, याद रखिएगा।
कोशिका विभाजन फ्रेंड्स दो तरह से होता है। कोशिका विभाजन कितनी तरह से होता है? दो तरह से होता है। एक होता है समसूत्री, एक होता है अर्धसूत्री। ठीक है, पढ़े होंगे। तो पहला फ्रेंड्स पढ़ते हैं समसूत्री के बारे में। तो फ्रेंड्स समसूत्री विभाजन की खोज की बात करेंगे तो डब्ल्यू फ्लेमिंग ने इसकी खोज की। इसमें दो समरूप कोशिका पाई जाती है, दो समरूप कोशिका से बनती है। इसमें गुणसूत्र की संख्या नहीं बदलती है। यह दैहिक कोशिकाओं में होता है। इसकी 4 अवस्थाएं होती है। ठीक है, पहला अवस्था का बात करेंगे तो प्रोफेज, गुणसूत्र धागे की तरह दिखाई देता है। ठीक है, मेटाफेज, प्रोफेज धागे की तरह दिखाई देता है फ्रेंड्स। जो मेटाफेज है यह केंद्रक और केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाते हैं। इसमें गुणसूत्र छोटा हो जाता है तथा कोशिका के मध्य में अवस्थित हो जाता है। थर्ड पार्ट है एनाफेज, गुणसूत्र बिंदु 2 भागों में बढ़ जाता है और जब प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र बिंदु मिल जाता है तब वह पूरा गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र कोशिका के ध्रुवों की तरफ विस्थापित होना शुरू कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इसका जो फ्रेंड्स अगला पार्ट है डी नंबर में, यह है टेलोफोज। जो फ्रेंड्स टेलोफोज है यह गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाता है। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका प्रकट होते हैं और 2 संतति कोशिकाएं बन जाते हैं, यानी 2 संतति कोशिकाएं मिल जाते हैं मिलकर। कोशिका मध्य रेखीय संकुचन से विभाजित हो जाता है। 2 समसूत्री विभाजन के बीच की विश्राम या अविभाजित अवस्था को इंटरफेस कहते हैं। इस स्थिति में कोशिका का अधिकतम आकार होता है। फ्रेंड्स यह रिवीजन वीडियो की तरह भी काम करेगा कि जितना भी आपको याद होगा सब कुछ रिवीजन हो जाएगा इसको मात्र एक बार देख लेने से, इसलिए इसको जरूर पूरा देखिए। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन 2 तरह से होता है, एक समसूत्री एक अर्धसूत्री। अर्धसूत्री फ्रेंड्स बात करते हैं माइटोसिस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी खोज बीजमैन ने की थी। यह केवल जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। यह अर्धसूत्री विभाजन 1 और 2 में विभाजित हो जाता है। चलिए इसी में कुछ विभाजन इसमें भी होता है। पहला अर्धसूत्री विभाजन 1, यह विभाजन का पहला भाग है। इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। यह निम्न अवस्था में विभाजित होता है। पहला है प्रोफेज 1, इसमें समजात गुणसूत्र के आपस में जोड़े बन जाते हैं और इसमें क्रोमेटिन पदार्थ की अदला बदली होती है जिसे जीन विनिमय कहते हैं। इस विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है। यह सबसे लंबी अवस्था है। क्या है? प्रोफेज 1। अब सेकेंड है मेटाफेज 1, इसमें केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है। समजात गुणसूत्र के जोड़े कोशिका के मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। थर्ड है एनाफेज 1, समजात जोड़ों में एक गुणसूत्र कोशिका के एक ध्रुव की तरफ से दूसरे ध्रुव की तरफ बढ़ जाते हैं तथा बात करेंगे गुणसूत्र की संख्या आधा ही प्रत्येक ध्रुव पर पहुंचता है। फोर्थ है टेलोफोज 1, आधे गुणसूत्र वाले 2 केंद्रक बन जाते हैं। कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसका लास्ट है अर्धसूत्री विभाजन 2। हम लोग अर्धसूत्री 1 का पढ़ रहे थे, अब 2 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सारी प्रक्रिया समसूत्री विभाजन के समान ही होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हम लोग का जो सेल चैप्टर है खत्म होगा। नेक्स्ट चैप्टर में फ्रेंड्स हम लोग उत्तक के बारे में लाएंगे। अगला जो वीडियो होगा उत्तक के बारे में A to Z पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यह 1 घंटा का जो वीडियो लगभग ऊपर हो गया होगा, आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद कोशिका का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। फ्रेंड्स बहुत मेहनत से वीडियो बना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।